नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मिर्च के ए टू जेड जानकारी वाले इस सीरीज का यह दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इस पार्ट में हम क्या बताने वाले हैं कि जो जो अलग अलग प्रकार की वैरायटीज का आपको चुनाव आपके एरिया के हिसाब से कैसे करना है। वैरायटी के कुछ नाम तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, लेकिन उसमें से भी आपके एरिया में कुछ अलग वैरायटीज भी अच्छी हो सकती है। उनका चुनाव आपके किस हिसाब से करना है इसके बारे में थोड़ी जानकारी होगी। और साथ ही साथ लास्ट में हम प्लांटेशन के अलग अलग मेथड्स के बारे में भी बात करने वाले। तो आज का यह सेशन हम शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम वैरायटी की। मैंने कुछ वैरायटी यहाँ पे पहले से ही लिखे रखे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हमारे एरिया में चलती है ज्वेलरी। ज्वेलरी बहुत अच्छे से चलती है। ज्वेलरी के साथ साथ शार्क वन भी अच्छा चलता है। तो ज्वेलरी को अभी ज्यादा माना जाता है। और आर्मर का भी प्लांटेशन हमारे एरिया में ज्यादा होता है। इन दोनों का प्रोडक्शन बहुत अच्छा आता है। और लगभग पूरे भारत में AK-47 और वैशाली ज्यादा फेमस हो रही है। AK-47 वैरायटी और वैशाली मिर्च की वैरायटी ज्यादा फेमस होने का कारण यह लंबे समय तक उत्पादन देने वाली वैरायटी है। मतलब एक बार प्लांटेशन कर दिया तो 12 महीने तक आपको ये प्रोडक्शन देती रहती है। इतना इनमें कैपेसिटी है बाकियों की तुलना में। सुनिधि वैरायटी का हमने चुनाव इसलिए किया है क्योंकि हमने बहुत जगह पे देखा है कि मिर्च के खेती के अंदर अलग अलग प्रकार की वैरायटीज का आप जब इस्तेमाल करते हो तो वायरस की जो सबसे बड़ी समस्या आती है मिर्च के खेती के अंदर, वह इस वैरायटी में सबसे कम देखी गई है। मेरे हिसाब से तो देखी गई है, बाकियों का पता नहीं। हालांकि सभी वैरायटीज में ये वायरस आपके हाथ में रहता है। आप अगर अपने मिर्च की वैरायटी के अंदर ज्यादा नाइट्रोजन टॉनिक का इस्तेमाल करोगे तो इस वैरायटी में भी वायरस आ ही सकता है। लेकिन आपका शेड्यूल भी अच्छा है, फिर भी अच्छी अच्छी वैरायटी में आपको वायरस दिखाई देता है। तो आपका शेड्यूल अच्छा होने के बाद भी इस वैरायटी में आपको वायरस बहुत कम दिखाई देगा। तो ये सब वैरायटीज मैंने उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे रखा है। आपको मैंने बताया है कि स्वाद के हिसाब से आपको पिछले पार्ट में बताया था, स्वाद के हिसाब से आपको मिर्च के वैरायटी का चुनाव करना है। स्वाद के हिसाब से मतलब कुछ एरिया में हल्का तीखापन चलने वाली मिर्च को पसंद किया जाता है और कुछ एरिया में ज्यादा तीखी वाली मिर्च को पसंद किया जाता है। मैंने बाद में ये भी बताया था आपको कि रंग के हिसाब से भी आपको वैरायटी का चुनाव करना है। रंग मतलब यहाँ पे 3 प्रकार के रंग आते हैं मिर्च के अंदर, सादी मिर्च के अंदर। तो यहाँ पे गहरा हरा रंग आता है। कुछ एरिया में गहरे हरे रंग वाली मिर्च को ज्यादा पसंद किया जाता है। कुछ एरिया में फीके हरे रंग को पसंद किया जाता है। और कुछ वैरायटीज आपको पता है कि लाल रंग की मिर्च बनाने के लिए भी बनाए जाते हैं। तो रंग के हिसाब से आपका टारगेट क्या है ये आपको तय करना है। तो स्वाद, रंग और आकार बोला था मैंने, तो इसके हिसाब से आपको वैरायटी का चुनाव करना है। तो ये स्वाद, रंग, आकार, आकार यानी कि क्या होता है, कुछ मिर्च मोटी होती है, कुछ पतली होती है। ये पिछले पार्ट में हमने मार्केट रिसर्च के अंदर देखा था। तो ये सब पॉइंट आपके एरिया में देखने के बाद ही आपको वैरायटी का चुनाव करना है। आपको अलग अलग वैरायटी का कलर देखना है, रंग देखना है, आकार देखना है। अलग अलग प्रकार का मतलब कौन सा तीखा ज्यादा है, कौन सा मार्केट में ज्यादा बेचा जाता है, कौन सा बनाने में दिक्कत आता है। तो कुछ चीजें हमारे हिसाब से अच्छी हो सकती है और मार्केट के हिसाब से ऑपोजिट भी हो सकती है। तो उसमें डिसीजन ले पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैंने टॉप 1 जितनी भी वैरायटीज मेरे हिसाब से लग रही थी, मैंने यहाँ पे आपके लिए रिसर्च करके अच्छे अच्छे से निकाली है। तो आपके एरिया में कौन सा वाला फेवरेट वैरायटी है, आपके एरिया का नाम और उस वैरायटी का नाम आप नीचे कमेंट में कीजिएगा। और उसके पीछे का कारण यानी कि क्या है यार, इसके ऊपर थ्रिप्स का अटैक कम होता है या फिर वायरस का अटैक कम होता है, कीटकों का अटैक कम होता है, इस तरीके से आप कमेंट करोगे तो बाकी किसानों को भी ढूंढने में आसानी होगी कि मिर्च की असल में कौन से प्रकार की वैरायटी का चुनाव करना चाहिए आपके एरिया में। क्योंकि जो हमारे एरिया में चलता है वो ऑल इंडिया में नहीं चल सकता। तो उदाहरण के तौर पर वैरायटी का चुनाव कैसे करना है और वैरायटी को कैसे ढूंढना है ये तो हमने देख लिया। तो वैरायटी का चुनाव करने के बाद हम आते हैं प्लांटेशन मेथड के ऊपर। प्लांटेशन मेथड में क्या है, इरिगेशन का जो भी एक मेथड रहता है यानी कि पानी देने का जो तरीका रहता है। कुछ लोगों के पास पैसा कम रहता है तो वो क्या करते हैं, खुले पानी के माध्यम से ही वो पानी देना प्रेफर करते हैं, अच्छा समझते हैं।
तो खुले पानी से आपका प्रोडक्शन बारिश के समय में थोड़ा दिक्कत ला सकता है, डिसीजेस वगैरह आ सकता है। गर्मी के मौसम में खुले पानी के सहारे अगर आप मिर्च की खेती करोगे, बहुत अव्वल हो जाएगा। आपका मल्चिंग पेपर के साथ मतलब मल्चिंग पेपर भी डाला, उसमें आपका ड्रिप लाइन भी है और बीच में क्यारियों में आपने पानी भी छोड़ दिया, तो अब भी आपका जो गर्मियों के दिनों में जो आपका खुला पानी है वो अच्छा रिजल्ट देता है। और ये गर्मी का दिन का होगा। अभी बारिश के दिनों में खुला पानी के हिसाब से अगर पानी भी देते हो तो चल जाता है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वहां पे प्रोडक्शन कम क्यों मिलता है? क्योंकि मल्चिंग पेपर के अंदर अंधेरा रहने के कारण जड़ों का विकास ज्यादा होता है, और जड़ों का विकास ज्यादा है यानी कि प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो यार ज्यादा कुछ खर्चा नहीं है। अगर आप मल्चिंग पेपर और ड्रिप इरिगेशन का कुछ खर्चा करते हो तो आगे जाकर जो आने वाली समस्याओं से भी सस्ता पड़ता है। कैसे? तो यार देखो, खरपतवार निकालने का भी खर्चा है, साथ ही साथ कीटकों का अटैक भी होता है खुले पानी में। क्यों होता है? क्योंकि खरपतवार उगते रहते हैं, उसके अंदर आपके कीटक भी चुपते रहते हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए, सब कैलकुलेशन निकालने के बाद मल्चिंग पेपर वाली खेती आपके लिए अच्छी बनती है, क्योंकि प्रोडक्शन भी ज्यादा और परेशानी भी कम वहां पे हो जाती है। लेकिन यहाँ पे प्लांटेशन मेथड के अंदर कुछ किसान क्या करते हैं कि बड़े बड़े ऊंचे बेड बनाते हैं और कुछ ऐसे चौड़े बेड बनाते हैं। तो वो सब बेड बनाते वक्त आपको एक ध्यान में रखना है कि बेड बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से सीजन में मिर्च की खेती कर रहे हो। यार गर्मी के सीजन में आप मिर्च की खेती कर रहे हो तो चौड़े वाले बेड आपके लिए अच्छे हैं। और अगर आप बारिश वाले सीजन में मिर्च की खेती कर रहे हो तो ऊंचे वाले बेड आपके लिए बहुत बढ़िया रहते हैं। तो इस तरीके से बेड का भी एक हाइट आपको अच्छी तरीके से मैनेज करना है। मल्चिंग पेपर कौन सा इस्तेमाल करना है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो मल्चिंग पेपर आपको पता है, आप सिल्वर और ब्लैक कलर का ही इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों ने हमारा टमाटर वाला सीरीज देख लिया है उनको तो पता ही है कि यार ब्लैक और सिल्वर कलर का ही इस्तेमाल क्यों करना है। तो फिर भी यहाँ पे थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, आपका भी अच्छा मतलब आपको भी अच्छा वो याद रहेगा हमेशा के लिए। तो हम सिल्वर और ब्लैक कलर का इस्तेमाल क्यों करते हैं मल्चिंग पेपर के लिए? तो ब्लैक कलर जो अंदर की तरफ रहता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि काले रंग की वजह से जितना घना अंधेरा आपके रूट जोन में होगा उतना ही जड़ों का विकास ज्यादा होता है। और सिल्वर कलर ऊपर रहने के कारण क्या होता है, जो भी सूरज की रोशनियां होती है वो सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर परावर्तन प्रक्रिया होकर वो पत्तियों के नीचे डूब जाती है और कीटकों को छुपने की भी जगह नहीं मिलती है। ऊपर से फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होता है और फायदा ही फायदा होता है। तो इस तरीके से हमें सिल्वर और ब्लैक कलर का चुनाव करना है। टमाटर की सीरीज में हमने ये पॉइंट डिटेल में लिया था। अगर आप चाहो तो टमाटर की सीरीज के अंदर मल्चिंग पेपर का चुनाव ये वाला वीडियो देख सकते हैं, बहुत लंबा भी उसमें हमने खींचा था। और अभी आपको जमीन की तैयारी करते वक्त आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जमीन की तैयारी करते वक्त अगर आपकी भुरभुरी वाली जमीन होगी या फिर हल्की वाली जमीन होगी तो उसमें कुछ ज्यादा कल्टीवेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल वाला आपका कल्टीवेटर चला दिया तो भी काम बन जाता है। लेकिन अगर हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली जमीन होगी तो वहां पे जमीन तैयार करने में आपको ज्यादा दिक्कत जाती है। तो बारिश के सीजन में अगर आप प्लांटेशन करने की तैयारी कर रहे हो तो यार समय से पहले आपका मल्चिंग पेपर डाल देना चाहिए। बारिश से पहले आपका मल्चिंग पेपर डाल दो, जब बारिश गिरेगा तब प्लांटेशन करेंगे, लेकिन पहले वो आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। क्योंकि एक बार ऐसे चिपचिपी जमीन में अगर बारिश गिर गया तो जमीन तैयार करने में बहुत दिन लग जाते हैं, मतलब 15-15 दिनों तक उसमें वापसा कंडीशन नहीं आता है तो कल्टीवेशन कहाँ से करे, ये सब चीजें हो जाती। तो अगर आपकी जमीन हल्की वाली है तो आप समय पर भी अपनी जमीन तैयार कर सकते हो प्लांटेशन के लिए। और अगर आपकी जमीन भारी वाली है जिसमें हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, चिपचिपी जमीन है, तो आप समय से पहले अगर बेड बनाकर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये हो गया हमारा वैरायटी प्लांटेशन का मेथड और जमीन की तैयारी। मल्चिंग पेपर का चुनाव भी हमने यहाँ पे देख लिया है। तो यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि यार सर वो अलग अलग कलर के जो मल्चिंग पेपर आते हैं तो वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं? तो यार देखो, अलग अलग कलर के जो भी मल्चिंग पेपर है अलग अलग वजह से इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन हमारी वजह हमने यहाँ पे साफ बता दी है कि काला रंग अंदर होने से जड़ों का विकास ज्यादा, सिल्वर कलर ऊपर होने से आपका परावर्तन ज्यादा। अगर आप चाहो तो एक मल्चिंग पेपर के अलग अलग रंग आते हैं, शायद आपके एरिया में नहीं आते होंगे, आपको पता नहीं होगा, बहुत कम लोग ऐसे मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा।
तो मल्चिंग पेपर का चुनाव करते वक्त आपको एक और बात ध्यान में रखना है कि मल्चिंग पेपर का जो थिकनेस है वो 20 माइक्रोन, 30 माइक्रोन, 25 माइक्रोन इस तरीके से रहता है। लेकिन ये 20, 30, 25 माइक्रोन के ऊपर दुकानदार ने बोल दिया 25 माइक्रोन का है, उठाया और चल दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको जो मल्चिंग पेपर का आप दुकान में जाकर चुनाव करते हैं तो उस सैंपल को आपको ऐसे खींच के देखना है। अगर खींच देने के बाद अगर आपको सामने वाली चीजें, अगर वस्तु या फिर आदमी आपको साफ साफ नजर दिखाई दे रहा है, मतलब उसमें से रोशनी आर पार जा रही है, अगर वो रोशनी आर पार जा रही है मतलब क्वालिटी हल्की वाली है। 20 माइक्रोन के अंदर भी कुछ ऐसे मल्चिंग पेपर की क्वालिटी आती है जो ऐसे तानने के बाद भी आदमी नजर नहीं आता है, और कुछ कुछ मल्चिंग पेपर 30 माइक्रोन के होने के बावजूद भी सामने दिखाई देते हैं। तो ये सोलराइजेशन हो जाता है। सोलराइजेशन की हल्का वाला अगर मल्चिंग पेपर इस्तेमाल करते हो जिससे आदमी आर पार दिखता है, उसका इस्तेमाल करने से जो सूरज की किरणें है वो अंदर की तरफ जाती है बेड के, और बेड के अंदर की तरफ जो सूरज की किरणें गई तो आपके जड़ों की संख्या बहुत कम होती है, जड़ों का विकास धीमी गति से होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके मल्चिंग पेपर के अंदर उच्चतम क्वालिटी होनी चाहिए। यार देखो, खर्चा तो ऐसे ही कर रहे हो, वैसे ही कर रहे हो, 20-25 रुपए या फिर 50 रुपए भी एक हाथ क्वालिटी में ज्यादा जाता है। मल्चिंग पेपर के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इतना बात आपको ध्यान में रखना है। तो किसान भाइयों, अभी हमारा मल्चिंग पेपर तो डाल चुके हैं हम, और अभी हम उसके ऊपर होल करेंगे। तो होल करने से पहले हमें पौधों से पौधे की दूरी जो होती है वो कितनी है वो तय करनी होगी। लेकिन पौधों से पौधे की दूरी कितनी रखनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। अगर आइडियल सिचुएशन का चाहे आपकी जमीन कैसी भी हो तो जिगजैग में आपको पौधे लगाने हैं, क्योंकि इसमें कवरेज अच्छा होता है, पौधे भी ज्यादा बैठ जाते हैं, और जो प्लॉट है आपका मिर्च का वो लंबे समय के लिए चलता है। तो जिगजैग में ये जो अंतर है लगभग 2 फीट का होना चाहिए। तो हर एक पौधे में जिगजैग में 2 फीट का अंतर से अगर आप मिर्च के पौधे लगाओगे तो आपको अच्छा प्रोडक्शन भी मिल सकता है। यहाँ पे बदलाव कहाँ पे करना है ये ध्यान में लीजिएगा। अगर आप बारिश के मौसम में पौधे लगा रहे हो तो थोड़ा सा अंतर ज्यादा भी हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर गर्मियों के सीजन में अगर मिर्च के पौधे अगर आप लगा रहे हो तो थोड़ा कम भी हो गया तो चल जाएगा, 1.5 फीट भी चल जाता है गर्मियों के मौसम में, क्योंकि गर्मियों के मौसम में ज्यादातर पौधे बढ़ नहीं पाते। और आइडियली अगर आप पूरे साल में 2 फीट का अंतर भी रखते हो आंख बंद करके तो और भी अच्छा ये क्यों होता है, क्योंकि ये सबसे आइडियल कंडीशन माना जाता है मेरे नजरिए से। तो इस तरीके से आपका प्लांटेशन के लिए होल भी आपने मार दिए, और अच्छी तरीके से आपका जो भी एक प्लॉट है वो रेडी है। लेकिन अगला एक सवाल बनता है कि यार पौधे नर्सरी से जो पौधे लाने या फिर घर पे नर्सरी बनाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा विषय है। तो इसको डिटेल में लेंगे हम अगले पार्ट में। तो आज के इस सेक्शन में हमने क्या देखा, वैरायटी, प्लांटेशन मेथड, जमीन और कितने अंतर पे लगाना है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आने वाला पार्ट आपको सही समय पे मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।